हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स का ये है लेक्चर नंबर सेकंड। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ को डिस्कस किया था। बहुत अच्छे से मैंने आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ को बताया है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसके अंदर, वो भी सारे डिस्कस किए हैं। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम खत्म करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, या फोटो इलेक्ट्रिक जो आइंस्टीन की इक्वेशन होती है वो कह लीजिए आप, और उसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट। इन दोनों को आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। हम फर्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्या बनता है, और एग्जाम के हिसाब से आपको क्या पता होना चाहिए। भाई फिनोमिना, फोटो इलेक्ट्रिक जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम उसकी बात कर ले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर ले। इक्वेशन से पहले हम बात कर ले किसकी, इफेक्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वो फिनोमिना जिसमें किसी मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है जब उस पर कोई फोटोन को इंसिडेंट कराया जाता है, या ऐसा कह लो जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन आकर गिर रहा है, फोटोन को गिरा रहे हैं, तो उस फोटोन के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के एमिशन की जो प्रोसेस होती है, फिनोमिना होती है, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फिनोमिना ऑफ फिनोमिना ऑफ फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ phenomena of emission of electrons from the surface of metal, from the surface of metal when light radiation when light radiation of suitable frequency अब इस डेफिनेशन के अंदर कई सारी चीजें छुपी हुई है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सूटेबल फ्रिक्वेंसी सूटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन देम। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट प्रोड्यूस कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो एक करंट है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। अब पूरी कहानी हो क्या रही है, कहानी ये हो रही है कि ये कोई मेटल सरफेस है, यहाँ पर कोई रेडिएशन आकर गिर रही है, ये रेडिएशन आई, ठीक है, ये रेडिएशन आई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, दैट मीन्स कि फोटोन आ रहा है। तो ये EM रेडिएशंस है सूटेबल फ्रिक्वेंसी की, और जब ये यहाँ पर गिरी है तो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो पूरा फिनोमिना है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि जब ये रेडिएशन आके गिरी इसके ऊपर, तो ऐसा तो है नहीं है आते ही गिरी रेडिएशन और आते ही इलेक्ट्रॉन तैयार बैठे, हाँ भाई चल ले साथ घूमने चलते, तेरा इंतजार हो रहा था, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो अगर पानी आप अभी इस विंटर का सीजन है, सर्दियों का सीजन है, अभी पानी भी गर्म करते होगे तो एक टाइम के बाद ही वो उबलना चालू होता होगा। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन को साथ ले जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा रेडिएशन को। भाई इलेक्ट्रॉन के साथ चल, इलेक्ट्रॉन उसके साथ जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो बाहर निकालने के लिए उसको कुछ पटाना तो पड़ेगा, और पटाने के लिए कुछ अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। तो एक मिनिमम एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, तो एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू खर्च हो, कुछ ना कुछ वैल्यू उसको मिले जो इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, और इलेक्ट्रॉन उसके बाद तैयार हो जाए चलने के लिए। तो यानी कि जब ये मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा तो यहां पर सरफेस को एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, सरफेस को भी कुछ खर्चा पानी चाहिए ना।
तो सरफेस को वो खर्चा पानी जो चाहिए मिनिमम, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, भाई ले जा, है ना, ला जा जी ले तू अपनी ज़िंदगी, वो वाला हिसाब हो जाए। तो यहाँ पर जो मिनिमम खर्चा पानी चाहिए एनर्जी का, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा किसके, वर्क फंक्शन के। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। टर्मिनोलॉजीज, तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला आएगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, और इसको एक और नाम देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन बोल लो, या फिर इसको हम नाम देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैंने आपको कहा कि ये जो रेडिएशन आकर गिर रही है इसके ऊपर, ये तो हो गई ई। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, इलेक्ट्रॉन को सरफेस जब छोड़ेगी, जब इसको कुछ मिनिमम खर्चा मिल जाएगा, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस। इतनी कम से कम एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो सरफेस को छोड़ने को तैयार हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to emit the electron from metal surface is called threshold energy। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको हम लिखते हैं ETH से, और उस थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू होती है hc/λ, या हम लिखते हैं h न्यू। अब अगर मैं इसको न्यू के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू मिनिमम और यहाँ लिखेंगे लैम्बडा मैक्सिमम। उसको मैं आगे वाले जो सेगमेंट है उसके अंदर डिस्कस करूँगा। तो इसकी ये मिनिमम वैल्यू हो गई। और कई बार हमें ये वर्क फंक्शन को W0 से भी शो करते हैं। तो यहाँ W0 की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये यहाँ पर एक तो तरीका है कि वैल्यू रखो सारी, h की वैल्यू रखो 6.64 इंटू 10⁻34, c की वैल्यू रखो, लैम्बडा आपको जो भी गिवन है उसके बाद वैल्यू निकालो, या डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू रख के निकाल सकते हो। अगर ऐसे आप फॉर्मूला में रख के वैल्यू निकालते हो तो ये लैम्बडा किस में लेना पड़ेगा आपको, आर्मस्ट्रॉन्ग में, और ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये लमसम इक्वल होती है, लगभग बराबर होती है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पर ये आर्मस्ट्रॉन्ग में, आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी तरह से यदि नैनोमीटर में आंसर चाहिए तो उसमें हम लिखते हैं 1240। लैम्बडा की वैल्यू किस में हो जाती है, nm के अंदर। nm का मतलब नैनोमीटर के अंदर लैम्बडा की वैल्यू हो जाती है। तो ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जितना कम होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो वर्क फंक्शन को कम करने के लिए मेटल की सरफेस पर कोटिंग कर दी जाती है। किसकी कोटिंग कर दी जाती है, बेरियम ऑक्साइड या स्ट्रोंटियम ऑक्साइड की। तो टू लोअर द वर्क फंक्शन, metal surface is coated with barium oxide. Metal surface is coated with barium oxide और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना कि अगर वर्क फंक्शन को लो करना है आपको तो उसके लिए आपको कोटिंग करनी पड़ेगी बेरियम ऑक्साइड की और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड की। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिखते हैं न्यू नॉट से या न्यू मिनिमम से। हमने जो फॉर्मूला लिखा वो लिखा थ्रेशोल्ड एनर्जी का E इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पर एच न्यू जो है वो है न्यू नॉट। अब ये न्यू नॉट का क्या चक्कर है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ जो फोटॉन्स आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है जिसके अंदर फोटॉन्स आ रहे हैं, तो इन फोटोन की कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, है ना। लेट से इनकी फ्रिक्वेंसी न्यू है,
और ये जो साथ में चलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर जो साथ में चलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी भी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। लेट्स से इनकी फ्रिक्वेंसी है न्यू नॉट, इनकी फ्रिक्वेंसी है न्यू प्राइम। तो भैया ये इसके साथ कब चलेगा? इसको इसके साथ ले जाना है, एक बंदा एक को दूसरी को, लड़के को या लड़की को साथ में लेके जाए, उनकी आपस में पटे। तो वो कब पट सकती है? जब फ्रिक्वेंसी मैच करे, या एक की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो, दूसरा उससे इंप्रेस हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। तो भाई ये इसके साथ चलने को कब तैयार हो? जब या तो ये दोनों मैच हो जाए, और या फिर ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो, तो फिर ये इसके साथ चलने को क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, है ना। तो यहां पर एक मिनिमम इसने अपनी कंडीशन रख दी कि भैया जो तुम आ रहे हो, जो ये एनर्जी लेके आ रहे हो, जो तुम्हारे पास फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी कम से कम या तो इसके बराबर हो और या फिर इससे ज़्यादा हो। तो अगर बराबर है तो भी ठीक है, और ज़्यादा है तो भी ठीक है। इससे कम हुआ तो फिर मामला क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इससे कम हुआ तो मामला क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम वैल्यू आएगी इस फ्रिक्वेंसी की, इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी टू स्टार्ट photoelectric effect, to start photoelectric effect is called threshold frequency, is called threshold frequency। तो यहां पर न्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किसके? न्यू मिनिमम के, या न्यू नॉट के, न्यू नॉट के। और ये कंडीशन बन गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट कराने के लिए। कंडीशन टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करने की कंडीशन बन गई है। फिर तीसरा आता है यहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तीसरा आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है उसको हम लिखते हैं लैम्बडा से, लैम्बडा मैक्सिमम। अब एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं पता तो सुन लो, कि न्यू और लैम्बडा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एक दूसरे के क्या होता है? रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि न्यू मिनिमम होगा तो लैम्बडा क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और न्यू मैक्सिमम होगा तो लैम्बडा क्या होगा? मिनिमम होगा। अब मैंने आपको ये कहा कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, कि अगर जो फोटोन लेकर आ रहा है अपने साथ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टार्ट हो सकती है, इफेक्ट स्टार्ट हो सकता है, और उससे कम लेके आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। वहीं अगर इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखना हो, तो वेवलेंथ के टर्म में आप कैसे लिखोगे? कि लैम्बडा की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, या उससे कम वैल्यू पर, क्योंकि मैक्सिमम से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। अगर मैक्सिमम से ज्यादा वेवलेंथ लेकर आ रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन मना कर देगा कि भैया अपने को नहीं चलना तेरे साथ। तो वो कब जाएगा? या तो मैक्सिमम है और उससे कम पे लेके जाएगा। अपने से ज्यादा को कौन एक्सेप्ट करेगा? अपने से ज्यादा को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो किस पे जाएगा? कम पे जाएगा। तो ये क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ to emit the electron from metal surface। ठीक है, यानी कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो लैम्बडा की वैल्यू या तो बराबर हो या कम हो किससे? लैम्बडा मैक्स से। बराबर हो या कम हो किससे? लैम्बडा मैक्स से। और इसको हम क्या बोलेंगे? कंडीशन टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशन टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कंडीशन टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यदि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट करने की ये कंडीशन है। तीन चीजें हो गई। अब हमारे पास तीन चीजें ये हो गई, तो हमारे पास एक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या आता है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसको हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। आइंस्टीन को इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की वजह से ही नोबेल प्राइज मिला था।
आइंस्टीन पीई इक्वेशन, है ना। पीई का मतलब हो गया फोटो इलेक्ट्रिक। शॉर्ट में अब तुम समझदार हो, समझ गए होगे, होशियार हो चुके हो तुम, तो अब तक सारी बातें समझ गए होगे। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मान लो ये कोई मेटल है, सरफेस है मेटल की, ठीक है, ये मेटल है, मेटल का टुकड़ा है, और यहाँ ऊपर ये वाला पार्ट है, ये मेटल सरफेस है, ये जो पार्ट है ये मेटल सरफेस है, ये वाला जो पार्ट है ये मेटल सरफेस है, और ये पूरा मेटल का अच्छा भरा हुआ टुकड़ा है हमारे पास। अब लेट सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ आराम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर मजे मार रहा है ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर दरवाजे पर आकर कौन खड़ा हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ गई भाई। हाँ भैया आवाज़ लगा रही है, तो मजनू चक्कर मार रहे हैं घर के तो इसको बाहर निकालना है, बाहर निकालना है तो क्या करने पड़ेंगे, दाने डालने पड़ेंगे। तो क्या किया जाए साहब, यहाँ से पहले इसको कहाँ पर लाया जाए, विंडो पर लाया जाए, घर के दरवाजे पर लाया जाए। तो दरवाजे तक लाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ी, उसको हमने लिखा W। तो ये जो W है ये एनर्जी है, एनर्जी टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंटीरियर टू मेटल सरफेस। तो एनर्जी रिक्वायर्ड to shift the electron from interior to metal surface। अब भाई ये यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां आ गया, आधा काम तो इसका हो गया। अब इस भाई को क्या करना है, इसको यहां से यहां भी लेके आना है। अब घर के दरवाजे से घर के बाउंड्री पार करानी है, तो यहां लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहां से यहां लाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, वर्क फंक्शन चाहिए, है ना। इतना एनर्जी लगाना कम से कम तो इसके पास होनी चाहिए, ये तो है ही है, ये काम इसको एक्स्ट्रा करना पड़ गया। तो यहां से यहां लाने में क्या हो गया, W0 क्या हो गया, वर्क फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, वर्क फंक्शन। अब इसके साथ ये चले, ये बाहर निकल के जाए, तो इसके पास भी तो कोई एनर्जी होनी चाहिए, कुछ तो हो कि ये भागे घर से। तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यहां पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टोटल एनर्जी आई थी ये खर्च हो गई पूरी, ये पूरा बंदा जो है पूरा खर्च हो लिया किस में, W में, W0 में और KE में। देख लो कितना काम करना पड़ता है बेचारे एक बंदे को, इसको यहां से यहां लाने के लिए पूरा खर्च हो गया यहां से यहां तक। तो ये जो खर्चा पानी है इसका, ये सारा बराबर हो गया, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, W प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। अब मान लो कि ऐसा हो जाए कुछ कि ये इंटीरियर पर ना बैठ के यहां बैठे, ये पहले ही तैयार है, इतनी एनर्जी तो फिर भी चाहिए, पर ये यहां पर पहले से तैयार है, यानी कि W अगर 0 हो जाए, इफ W इक्वल्स टू 0, यदि W 0 हो जाए तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी, W0 प्लस KE। ठीक है, क्या हो जाएगी, W0 प्लस KE, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, और KE क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। भाई ये एनर्जी भी तो कहीं जाएगी, तो ये एनर्जी कहां पर चली जाएगी, काइनेटिक, अब ज़्यादा तेजी से भागेगा, तो ये क्या हो जाएगी, KE मैक्स। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन हो जाती है ये कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। अब इसको अलग अलग तरीके से हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देख लो। भाई E जो है उसको लिखा जा सकता है h न्यू, तो अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना हो तो h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस KE मैक्स, अंडरस्टूड है। तो KE की वैल्यू क्या हो गई, h, और ये क्या हो गया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये हो गई इक्वेशन, इनके ग्राफ भी बनेंगे बाद में, है ना, इनके ग्राफ भी बनेंगे। इसी तरह से इसको अगर लैम्बडा के फॉर्म में लिखना हो तो लैम्बडा के फॉर्म में क्या हो जाएगा, KE, तो न्यू बराबर हो जाएगा C अपॉन लैम्बडा, तो ये हो जाएगा HC कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको।
अब मान लो आपसे वेलोसिटी निकलवाए, तो वेलोसिटी के लिए हाफ एम वी ई, वी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इक्वल्स टू एच सी। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन ये हो जाएगा लेमडा इंटू लेमडा नॉट। और अगर आपको निकालना है वी ई, तो वी ई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट ये हो जाएगा 2 HC लेमडा नॉट माइनस लेमडा, एम नीचे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा एम लेमडा लेमडा नॉट। एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया। इसी तरह से इसको आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहां से भी इसको चेंज कर सकते हो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी, ठीक है। इसी फॉर्मूला को आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल में कैसे लिखेंगे वो मैं भी बता देता हूं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से पहले इसका एक्सपेरिमेंट हम देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया किस तरह से जाता है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया जो जाता है वो कुछ इस तरह से लगाया जाता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। इस तरह से एक होती है हमारे पास ट्यूब, यहां पर ये हो गया कैथोड और यहां पर ये हो गया एनोड। ये इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहां से बैटरी से, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हमने नाम दिया P, इसको हमने नाम दिया Q। इनिशियली जो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है वो सारी की सारी इसके ऊपर आकर गिर रही है। तो इसके ऊपर गिरेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे किधर की तरफ, इधर की तरफ भागेंगे, इधर की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस हो गया और ये हो गया प्लस, ये हो गया एनोड और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो इनिशियली शुरुआत से बात करूं मैं, इनिशियली यदि जो एनोड है उसको पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाए और जो फोटॉन्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो पी प्लेट पर आके गिर रही है, सूटेबल फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो पी प्लेट के ऊपर आ रही है, और जो एनोड है उसकी जो पोटेंशियल है वो जीरो पोटेंशियल है या बहुत कम पोटेंशियल है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन तो एमिट होंगे क्योंकि उनको खींचने वाला ही कोई नहीं है भाई, वो तो तैयार है पर बंदा सामने वाला तैयार नहीं है, यानी कि ये जो है ये तैयार नहीं है। तो यहाँ से निकल तो जाएगी घर से पर बहुत थोड़ी सी दूर तक जाके रुक जाएगी कि हटाओ इसको यहाँ से। तो ये जो करंट है ये माइन्यूट करंट होगी, कोई काम की नहीं होगी। तो इनिशियली when potential is zero, then very few amount of electrons emits from P and reaches a very few amount of electron emits from P and a minute current generated which is not of our use। तो ये हमारे कोई काम की है नहीं, तो इससे हमारा कोई काम होगा भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे को करंट बढ़ानी है यानी कि इसको अपनी तरफ बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, करंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो और करंट बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब पोटेंशियल यहाँ पर क्या कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे तो ये क्या कर देगा, खाली कर देगा भाई। इस प्लेट के अंदर से उतने ही तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जितने इसके अंदर होंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि फोटोन यहाँ भर भर के डाले जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते ही रहेंगे हमेशा के लिए। भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन केवल तभी तक निकलेंगे जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ मामला खत्म तो इलेक्ट्रॉन निकलने बंद, कुछ है ही नहीं तो क्या निकलेगा। तो पोटेंशियल इंक्रीज होती जाएगी। एक ऐसी वैल्यू आएगी पोटेंशियल की जहाँ पर पोटेंशियल की मैक्स एक वो वैल्यू होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम
जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो हो रही होगी। उसके बाद भी यदि आप पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो सारे पहले बार निकाल लिए तुमने। चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब अब क्या हो गई है? सैचुरेट हो गई है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पर कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैक्सिमम हो जाए, और उसके बाद यदि पोटेंशियल को बढ़ाया जाए तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए, तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट। तो एक टर्म यूज होगा सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट क्या होगा? सैचुरेशन करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट after which current is independent of potential। वो पोटेंशियल से क्या हो जाती है? इंडिपेंडेंट हो जाती है। इंडिपेंडेंट हो जाती है मतलब कि अब करंट मैक्सिमम हो चुकी है, वो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रही है। पोटेंशियल को आप बढ़ाओगे तो भी उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन करंट कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन करंट कहेंगे। तो ये किस पर हो रहा है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर। किस पर? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर। ठीक है, अब यदि इसके बाद भी हमें करंट को बढ़ाना है, हमें तो पर क्या चाहिए? हम तो मानने वाले हैं नहीं। अब फोटोन जो करंट बाहर निकल रही है उसको हमें और ज़्यादा बढ़ाना है, पर हम ये देख रहे हैं कि किससे इंडिपेंडेंट हो गई है? पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट हो गई है। तो अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो अब हमें इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इफ वी फर्दर, नोट लगा के लिख रहा हूं यहां पर, इफ वी फर्दर want to increase photoelectric current, then we have to increase the intensity of incident light, the intensity of incident light, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है? तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन पहला किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर कब तक डिपेंड कर रही है? अप टू सैचुरेशन वैल्यू, अप टू सैचुरेशन वैल्यू। जैसे ही सैचुरेशन वैल्यू तक ये पहुंचेगी उसके बाद कौन काम करना चालू कर देगा? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसके बाद कौन काम करना चालू कर देगा? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और तीसरा जो सरफेस है मेटल की वो किस तरह की है? अगर वो गंदी है, साफ नहीं है, तो वहां से वैसे भी इलेक्ट्रॉन निकालना भारी काम है ना। तो तीसरा हो गया नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल। तो इन तीन चीजों के ऊपर ये डिपेंड कर रही है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब यदि हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? सोच के अगर बताओ, तो अगर मेरे को यहाँ से इसको डिक्रीज करना है, वापस भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल लगानी पड़ेगी। भाई ये पॉजिटिव है तभी तो ये बाहर निकल के आ रहे हैं, अगर यहाँ पर भी नेगेटिव आ गई तो ये किधर जाएंगे? कम हो जाएंगे, बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो नेगेटिव पोटेंशियल अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। हमें उसको बिल्कुल ही बंद कर देना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप करना है, तो उसके के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज या वोल्टेज की वो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो बंद हो जाए, वो रुक जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल।
उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक वर्ड आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज which when applied, which when applied on anode photoelectric current, photoelectric current, photoelectric current becomes zero, becomes zero, है ना। तो ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लिखेंगे फाई से, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और ये किसके बराबर होगी, Q इंटू वी, Q इंटू वी, है ना। अब ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब यहां पर ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि नेगेटिव तो ये होगी। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन जब लिखोगे आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो इक्वेशन के अंदर इस तरह से लिखोगे, E इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, या वर्क फंक्शन भी लिख सकते हो इसको, प्लस यहाँ के ई मैक्स था तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाई मैक्स। यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाना है, नेगेटिव ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। तो और हमारे पास एक इक्वेशन थी E इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट, या एच न्यू नॉट भी लिख सकते हो, और ये क्या था, के ई मैक्स था। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो के ई मैक्स है वो किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। फाई स्टॉपिंग, इसको स्टॉपिंग लिख लो, तो ये किसके बराबर होगा, फाई स्टॉपिंग। तो के ई मैक्स किसके बराबर हो गया, फाई स्टॉपिंग, स्टॉपिंग, या इसको E इंटू वी भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उसमें भी चेंज हो जाएंगे, जो हमने क्या लिखी हुई थी, जो हमने इक्वेशंस लिखी हुई थी, तो वो इक्वेशंस भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। अब कुछ ग्राफ बनाए जाते हैं, वो ग्राफ में बना रहा हूं। जैसे एक ग्राफ बनता है काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूं सबसे पहले। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स लिख सकते हो इसको। तो यहां से के ई किसके बराबर हुआ, के ई बराबर हुआ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, किसके बराबर हुआ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जो एच न्यू नॉट है वो क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के ई इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, क्या लिख सकते हैं, माइनस डब्ल्यू नॉट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। एक इक्वेशन होती है हमारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जो m होता है वो होता है क्या, स्लोप, स्लोप होता है जिसको हम किससे लिखते हैं, tan थीटा से लिखते हैं। और c होता है इंटरसेप्ट, c होता है इंटरसेप्ट। तो इससे यदि कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो यहां से y जो है वो क्या बन रहा है, के ई बन रहा है। डब्ल्यू नॉट की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी, वर्क फंक्शन है। तो C जो बन रहा है, C वो क्या बन रहा है, माइनस डब्ल्यू नॉट, यानी कि वो हो गया इंटरसेप्ट। और न्यू में तो ग्राफ ही बना रहे हो, तो H क्या हो गई, यहां पर H हो गई स्लोप, स्लोप जो कि किसके बराबर हो गई, tan थीटा। यानी कि अगर ग्राफ बनाया जाए किस किस में, H और न्यू में, के ई और न्यू में, तो ये के ई आ गया और ये न्यू आ गया। अब क्योंकि जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, तो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, तो ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा। तो ये क्या हो गई, स्लोप हो गई थीटा। और जो स्लोप है वो किसके बराबर हो गई, एच के बराबर हो गई, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। तो ये तो ग्राफ बन गया किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच में। इसी तरह से ग्राफ बनाया जा सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बीच में। तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
तो इन दोनों के बीच में ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा ऐसा। सबसे पहले वही इक्वेशन में लिख रहा हूँ, के ई इक्वल्स टू, यहाँ से लिखा मैंने एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। अब मैंने अभी आपको बताया के ई किसके बराबर, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसको मैंने लिखा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहाँ के ई किसके बराबर है, फाई, और के ई को आप लिख सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो अगर इसको आप चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकते हैं तो मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं ई वी इक्वल्स टू एच न्यू, और ये डब्ल्यू नॉट हो गया। तो क्या चेंज होंगे भैया, यहां से v इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन सी। तो अब इसको कंपेयर करो यदि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो c अब जो है वो कितना हो गया, माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई है, ये e माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। और जो स्लोप है वो स्लोप कितनी बन गई है, वो बन गई है h अपॉन ई। स्लोप कितनी बन गई है, h अपॉन ई। तो इसको नीचे बढ़ा दो, इसको नीचे बढ़ा दो, ये हो गया v और ये हो गया न्यू। तो इसको अब ऊपर खींचो ऐसे, ये हो गया कितना, थीटा, यहाँ से और यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। और स्लोप जो है अब वो इस केस में स्लोप कितनी आ जाएगी, h अपॉन ई। स्लोप कितनी आ जाएगी, h अपॉन ई, जो कि हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इनका ग्राफ भी प्लॉट किए जाते हैं। इसके बाद एक ग्राफ इसमें प्लॉट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट पी एंड क्यू एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। वो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, वो दो तरह के ग्राफ बनते हैं। दो तरह के ग्राफ का मतलब, एक बनता है किसके लिए, डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए, और एक बनता है किसके लिए, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए। तो यहां पर लिख लिया मैंने वोल्टेज, ये क्या हो गई, वोल्टेज हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, और ये क्या हो गई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर अलग अलग इंटेंसिटी के लिए लिखा जाए, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए लिखा जाए, तो इंटेंसिटी के लिए अगर लिखा जाए तो यहां से ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे, ऐसे। तो सभी इंटेंसिटी के लिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं I3 है, ये बन रहा है I2, और ये है I1, और ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्योंकि ये नेगेटिव में होता है। तो यहाँ सभी इंटेंसिटी के लिए एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रही है। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इट शोज दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल does not depend on intensity of light, does not depend on intensity of light। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। फिर किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर या वेवलेंथ पर, ठीक है, या एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर। इट डिपेंड्स ऑन, यहां लिख रहा हूं यहां पर, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक, तो ये ग्राफ बन गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है, ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
ये क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिर एक और ग्राफ बना लो यहाँ पर, वो ग्राफ बनेगा आप किसमें, इंटेंसिटी में और पोटेंशियल डिफरेंस में ही बनेगा, पर वो अब अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर बनेगा, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर बनेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसका मतलब अब वो अलग अलग वैल्यू देगी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां हो गई पोटेंशियल डिफरेंस और यहां हो गई इंटेंसिटी। तो यहां पर मैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए बना रहा हूं अब। तो एक जाएगा ऐसे, फिर बनेगा ऐसे, और एक और बना दो, एक बनेगा ऐसे। ठीक है, यहां पर हो गया -V01, ये हो गया -V02 और ये हो गया -V03। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी, ये हो गया ν3, ये हो गया ν2 और ये हो गया ν1। फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी कम है तो उसके हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, कम है। ठीक है, तो ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए ग्राफ बन गए। तो यहाँ ν3 ज्यादा है किसके लिए, ν2 और फिर ν1। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है। इसको आप ν3 करके लिख लो, है ना, इसको 3, इसको 2 और इसको 1 करके लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पर जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, कम है। तो यहां से हमें यह भी पता लग गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक चीज और ध्यान रखना, आगे भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड फोटो सेंसिटिव प्लेट। इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी स्क्वायर के। ये जो डी है ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड फोटो सेंसिटिव प्लेट, लाइट सोर्स और फोटो सेंसिटिव प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डी से लिख रहे हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर याद होने चाहिए, ग्राफ आपको याद होने चाहिए, इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्पटन इफेक्ट की, है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होगा, जब एक हाई एनर्जी वाला फोटोन आके एक फ्री इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा, तो अभी तक हम ये मानते थे कि फोटोन जब टक्कर करेगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, पर होता क्या है कि जब एक हाई एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन आएगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ कह लो या फ्रिक्वेंसी कह लो उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो फोटोन की वेवलेंथ या उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज होना, फोटोन की वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी में चेंज आना विद कोलिजन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। इस इफेक्ट को, इस चीज को सबसे पहले कॉम्पटन ने देखा, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो चेंज इन वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, ऑफ अ इंसिडेंट फोटोन, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी, of a incident photon when it strikes with a free electron is called कॉम्पटन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट नाम देते हैं। अब यहां पर कुछ काम की बातें सुनो, डेफिनेशन वगैरह साइड में हटाओ। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो कॉलिजन हो रहा है फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये किस तरह का कॉलिजन होता है।
तो ये कॉलिजन होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, कौन सा कॉलिजन होता है? इनइलास्टिक कॉलिजन होता है। इनइलास्टिक कॉलिजन बिटवीन इनइलास्टिक कॉलिजन बिटवीन फोटोन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये जो है इसको आप ध्यान रखना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, मैंने बाउंड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा है? इसका आंसर आपको मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए हुए हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा, अभी भी मैं बता दूंगा। तो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है, जबकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं होता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट is almost relativistic effect while photoelectric effect is generally not रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं होता है जनरली। अब इसमें होता क्या है, यहां पर आकर फोटोन टक्कर कर रहा है, इसमें कुछ ऐसी कहानी होती है, मैं बना रहा हूं अभी। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन आ रहा है, यहां से फोटोन आ रहा है ऐसे, ये फोटोन आया, ठीक है, ये लेके आए फोटोन। ये फोटोन आया और फोटोन ने यहां पर बैठे एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ टक्कर की। अब फोटोन आ रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो इसकी जो एनर्जी है उसको हमने लिखा एच न्यू से, और इसका जो मोमेंटम है उसको हमने लिखा ई अपॉन सी से, यानी कि एच न्यू अपॉन सी। ये इसका मोमेंटम हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसका रेस्ट मास है एम नॉट। फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसका रेस्ट मास है एम नॉट। एम नॉट जो है इसका रेस्ट मास है। अब रेस्ट मास का कंसेप्ट आते ही यहाँ पर रिलेटिविस्टिक थ्योरी लगने वाली, तो ये इसका रेस्ट मास है। इन दोनों में इनइलास्टिक कॉलिजन हो रही है। कॉलिजन के बाद जो फोटोन है वो एक अलग डायरेक्शन पकड़ लेता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो मान लो फोटोन जो है वो ऐसे चला गया, ये फोटोन चला गया, तो फोटोन की जो वेवलेंथ है या इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो गई। पहले कितनी थी न्यू, अब कितनी हो गई न्यू प्राइम, और इसका जो मोमेंटम है वो भी अब चेंज हो गया होगा, तो वो बन गया एच न्यू प्राइम अपॉन सी। और यहां से इसने एक एंगल बनाया जिसको हम कहते हैं फाई। फाई को हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन। यहां पर जो ये फाई है इसको हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन। स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन। इसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया यहां से, यानी कि टक्कर हुई तो इलेक्ट्रॉन भी भागेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो भागा है इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देंगे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या नाम देंगे, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। और इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन ने जो एंगल बनाया है उसको हमने लिखा थीटा से, इसको हम कहेंगे स्कैटरिंग एंगल ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। स्कैटरिंग एंगल ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब ये इनइलास्टिक कॉलिजन है, इनइलास्टिक कॉलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर कंजर्व होगी नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी किसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी जो फोटोन की एनर्जी में लॉस हुआ है। तो फोटोन की एनर्जी में जो लॉस हुआ होगा एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। फोटोन की स्पीड बाद की, फोटोन का मास बाद का और ये पहले का, तो ये जो एनर्जी में चेंज आया है ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो ये क्या आ गई, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन से बहुत कम पाला पड़ने वाला है आपका इन सब चीजों से, पर पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। कुछ चीजें जो है जो आपको जरूरत भी पड़ेगी वो मैं बता भी दूंगा कहाँ जरूरत पड़ेगी।
और इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम को हमने लिखा किससे, mv से। ये हो गया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी होगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो पहले तो यहां पर लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले यहां पर क्या लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे जब एक्स डायरेक्शन में लगाओगे, तो इसके कंपोनेंट करो भैया, इसके कंपोनेंट करोगे तो इसका कंपोनेंट आएगा, एक तो आएगा इसका, तो इसका कंपोनेंट आएगा मोमेंटम का, इधर बनेगा cos फाई में, ये बनेंगे सारे cos फाई, और ये वाला देगा cos थीटा। इलेक्ट्रॉन देगा थीटा में और फोटोन जो देगा वो फाई में देगा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में आएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में आएंगे साइन फाई, और यहां पर आएंगे साइन थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, टक्कर के पहले कितना है एच न्यू, और आफ्टर कॉलिजन ये बनेगा एच न्यू बाय सी, है ना, ये कितना है एच न्यू बाय सी, और आफ्टर कॉलिजन ये कितना बनेगा, ये बनेगा एच न्यू प्राइम अपॉन सी कॉस फाई, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा एम वी कॉस थीटा। तो ये बनेगा कितना, एच न्यू प्राइम अपॉन सी कॉस फाई, एंड चेंज कर लेता हूं, और प्लस ये बनेगा एम वी कॉस थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट। और सिमिलरली वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में लगाओगे तो ये तो हो गया 0, ये बनेगा एच न्यू प्राइम अपॉन सी साइन फाई, माइनस ये बन जाएगा एम वी साइन थीटा। तो ये जो दो इक्वेशन है इनको जब स्क्वायर करके ऐड करोगे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके लिखोगे, तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी, वो तुम्हारे काम की है, उसको ध्यान रखना। एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से बनेगा एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, प्लस ये बनेगा एच न्यू प्राइम अपॉन सी स्क्वायर, माइनस 2h स्क्वायर न्यू प्राइम अपॉन सी स्क्वायर। याद भी क्या रखना, ये इक्वेशन से सीधा सीधा इसको बना सकते हो एग्जाम के अंदर भी। ये इक्वेशन तुम्हें किसकी वैल्यू बताएगी, ये तुम्हें मोमेंटम बताएगी, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल सकते हो तुम, मोमेंटम का स्क्वायर आ गया ये, इसका मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। ये मैं क्यों बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे तुम्हें कि जो इलेक्ट्रॉन है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, उसका मोमेंटम, और जो फोटोन बाहर निकला है उसका मोमेंटम, उन दोनों का रेशो बताओ। ये पूछ लेंगे क्वेश्चन तो एक लाइन का होगा, पर ये सॉल्व करने में फिर इतना बड़ा करोगे नहीं, तो तुम्हें डायग्राम इसलिए ध्यान होना चाहिए, डायग्राम की जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए। बाकी मैं डेरिवेशन कोई कराने वाला तुम्हें हूं नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी का कंजर्वेशन लगाओगे, ये फिर यहां पर इन वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करोगे, तो फिर एक फॉर्मूला बन के आते हैं, 2-3 फॉर्मूला तुम्हारे पास बन के आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, तो एक फॉर्मूला बन के आता है तुम्हारे पास शिफ्ट का, वेवलेंथ शिफ्ट। वेवलेंथ शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो पहले वेवलेंथ थी और जो बाद में वेवलेंथ हो गई, उन दोनों के बीच में चेंज कितना हुआ, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा लैम्डा से। और ये किसके बराबर होता है, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। ये होता है बाद की वेवलेंथ, ये होता है इंसिडेंट वेवलेंथ। और यहां फॉर्मूला बनता है h अपॉन एम नॉट सी, ये होता है 1 माइनस कॉस फाई। ये जो लिखा है ये, इसको हम कहते हैं h अपॉन एम नॉट सी, को हम कहते हैं लैम्डा सी। ये लैम्डा सी का मतलब होता है कॉम्पटन वेवलेंथ, कल भी मैंने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। और इसकी वैल्यू फिक्स है फॉर इलेक्ट्रॉन 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग फॉर इलेक्ट्रॉन। और यदि प्रोटॉन के लिए लिखना है तो प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू आती है 1.3 फर्मी, और ये किसके लिए आती है, फॉर प्रोटॉन। 1.3 फर्मी ये किसके लिए आती है, प्रोटॉन के लिए आती है इसकी वैल्यू। और इसको डेल्टा लैम्डा दिख रहे हो, तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। तो ये जो वेवलेंथ शिफ्ट है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्कैटरिंग एंगल के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्कैटरिंग एंगल के ऊपर, डिपेंड्स ऑन स्कैटरिंग एंगल।
स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल भी किसका, फोटोन का, स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन पर डिपेंड कर रहा है। इफ फाई 0 डिग्री है, तो फाई 0 है तो डेल्टा लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्बडा सी। डेल्टा लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्बडा सी हो जाएगी, यदि फाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। यदि फाई की वैल्यू को मैं कर देता हूं कितना, 90 डिग्री, एक मिनट रुको, हाँ, यदि फाई की वैल्यू को, इफ फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो उस केस में डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा सी, और ये हो जाएगा 1, एक मिनट यहाँ पे चेंज करो, फाई को 90 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री करा है ना, तो यहाँ पर ये 90 क्यों होगा, यहाँ चेंज करो, तो ये डेल्टा लैम्बडा सी, ये हो जाएगा लैम्बडा सी, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, और ये बन जाएगा 0, यानी कि नो शिफ्ट, नो शिफ्ट, ये नो शिफ्ट की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा लैम्बडा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। कब, जब फाई कितना है, 0 है। फाई की वैल्यू जब आप कितनी कर रहे हैं, 90 डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी कर रहे हैं, 90, तो कॉस 90 कितना दे देगा, 0, तो कॉस 90 ने दिया 0, यहां पर कॉस 90 डिग्री, और ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा सी, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वेवलेंथ में जो शिफ्ट हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्बडा सी, कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा। यदि आप फाई की वैल्यू को कर रहे हैं 180 डिग्री, तो डेल्टा लैम्बडा कितना हो जाएगा, लैम्बडा सी 1 माइनस, ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना हो जाता है, कॉस 180 डिग्री हो जाता है -1, तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा सी, और ये कहलाएगा मैक्सिमम शिफ्ट। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैक्सिमम शिफ्ट। ये सीधे सीधे एंगल की वैल्यू याद रखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे, बहुत एग्जाम में टाइम तुम्हारा बचेगा, है ना। तो ये हमारे पास वेवलेंथ शिफ्ट के जो है फॉर्मूला आ गए, इसकी इनकी स्पेशल जो कंडीशंस है वो हमारे पास आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने एंगल लिखा था, एक तो इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग एंगल था और एक किसका एंगल था, एक हमारे पास फोटोन का स्कैटरिंग एंगल था, उनके बीच में भी रिलेशन होता है, तो वो भी मैं अब लिख रहा हूं। तो रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल्स। अब ये जो रिलेशन है ये डेरिवेशन से आए हैं, डेरिवेशन करने का कोई सेंस नहीं है, तो मैं करा भी नहीं रहा हूं। स्कैटरिंग एंगल्स, तो क्या रिलेशन होता है इनके बीच में, इनके बीच में रिलेशन होता है tan थीटा इक्वल्स टू कॉट फाई बाई 2, tan थीटा इक्वल्स टू कॉट फाई बाई 2, ठीक है, कॉट फाई बाई 2 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर। और ये वाला जो टर्म है, मैंने जो न्यूमेरिकल कराए हैं आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कराए हुए हैं वहां पर भी बताया है, ये जो टर्म है इसको हम अल्फा से भी लिखते हैं, अल्फा, अल्फा वो वाला अल्फा नहीं, जो अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर अल्फा एक कांस्टेंट से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से हम इसके काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हम लिखते हैं, उसका एक्सप्रेशन आता है हमारे पास TE इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर और 1 माइनस कॉस फाई। मैक्सिमम वैल्यू अपने कब देगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाई की वैल्यू आपको कितनी करनी पड़ेगी, 180 डिग्री। जैसे ही आप फाई 180 डिग्री डालोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस, तो यहां से TE की वैल्यू बन जाएगी 2 एच न्यू, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 एच न्यू अपॉन, ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, ये T मैक्स की वैल्यू आ गई। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये क्या हो गया, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें कई बार एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता देता हूं
कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि व्हाट शुड बी द वेवलेंथ, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ, बी द वेवलेंथ, wavelength of the incident gamma ray. What should be the wavelength of the incident gamma ray, incident gamma ray that is just energetically allowed to produce electron positron pair, ठीक है। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर है, इसमें क्या हो रहा है, एक फोटोन जो है यहां पर आया, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक क्या निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा, तो ये E+ हो गया और एक माइनस हो गया। तो इसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी किसके लिए, गामा, ये गामा आ रहा है, गामा का मतलब फोटोन आ रहा है, तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के लिए वो चाहिए होती है 2m0c²। m0c² जो है इसकी वैल्यू होती है 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये क्या है, रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनाने के लिए हमें, या पेयर प्रोडक्शन करने के लिए, इसको पेयर प्रोडक्शन भी नाम दिया जाता है, तो मिनिमम एनर्जी कितनी हो गई, 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर पेयर प्रोडक्शन, तो यदि इतनी एनर्जी है तो पेयर प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अब 3 फिनोमिना होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होता है पेयर प्रोडक्शन, एक होता है कौन सा, कॉम्पटन इफेक्ट, और एक होता है कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब एनर्जी जो आ रही है, यदि वो हाई एनर्जी है, किसकी एनर्जी, गामा की, हाई एनर्जी है तो क्या हो जाएगा, पेयर प्रोडक्शन हो जाएगा। यदि मीडियम एनर्जी है तो क्या होगा, मीडियम एनर्जी है तो कॉम्पटन इफेक्ट हो जाएगा, और यदि हमारे पास लो एनर्जी है तो उसमें क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक चीज और सुन लो कि ये रिवर्स इफेक्ट होता है किसका, एक्सरे का रिवर्स इफेक्ट होता है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स इफेक्ट होता है एक्सरेज। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो एक्सरे में मैं बता भी दूंगा। तो यहां पर हमें जो क्वेश्चन किया गया है उसमें ये बोला गया है कि व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट ऑफ गामा रे दैट इज जस्ट एनर्जेटिकली अलाउड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। तो मिनिमम एनर्जी जो है वो कितनी है, चाहिए 2mc² चाहिए। यदि हमें पेयर प्रोडक्शन करना है तो मिनिमम एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो कितनी हो गई है, 2mc² हो गई है। तो ETH यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो कितनी हो गई, 2m0c²। 2m0c², ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब लैम्बडा जो है, लैम्बडा वो किसके बराबर होता है, लैम्बडा TH बराबर होता है hc/E, TH हो गया। तो अगर मैं यहां से वैल्यू रखूं hc/ETH की वैल्यू रख दूं तो ये कितना हो जाता है, 2m0c²। तो c से c कैंसिल हो गया, तो ये बन जाता है h/2m0c। मैंने आपको बताया h/m0c ये जो है किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है लैम्बडा c यानी कि कॉम्पटन वेवलेंथ के। तो इसको आप लिख सकते हो लैम्बडा c/2। तो पेयर प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कॉम्पटन वेवलेंथ की हाफ होनी चाहिए। तो फॉर पेयर प्रोडक्शन लैम्बडा TH का मतलब हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ का कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए।
कॉम्पटन वेवलेंथ का कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मैंने क्या बताया है। तो इट इज़ ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, और इनके जो क्वेश्चंस है वो आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस वाला फोल्डर है या जो एमसीक्यू वाला फोल्डर है प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास रह गया है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।